Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to BPSC Concept Wala. Today is 20th of July and we will see the important news articles for our exam as per the जो भी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो आपसे डिस्कस करेंगे। तो आपको फोमो ना हो इसके लिए पहले हम आपको न्यूज़पेपर दिखा दे रहे हैं कि न्यूज़पेपर में क्या है, ताकि आपको लगे कि नहीं जो भी रिलेवेंट वही बताया जा रहा है। उसके बाद हम अपने स्लाइड्स के थ्रू जैसे आपको बताते हैं वो करेंगे। तो ये देखिए, फिर से आज इसराइल के बारे में और रफ़ा रीजन के बारे में बताया गया। तो आपको हम जब भी हम बताते हैं तो आपको रीज़न इसलिए बताते हैं कि जितना फ्रीक्वेंसी एग्ज़ाम में आने का जो जगह वो बताता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए, प्रीलिम्स के लिए, कि वो पूछ देगा। इसलिए आपको बार बार हम लोग पुश करते हैं कि इसको पढ़िए, मैप में देखिए, याद करिए, ठीक है। फिर एक ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है कि चाइना जो है प्लान कर रहा है कि साउथ ईस्ट एशिया में अपना एक रेलवे लिंक बनाने का, है ना। तो वो देख लेंगे हम लोग। बाकी कुछ वैसा इंपॉर्टेंट आज बहुत ही कम है। ये न्यू नालंदा का इनॉग्रेशन हो गया, नया कैंपस का, ठीक है। बाकी बहुत सारा पॉलिटिकल न्यूज़ेज़ हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आते हैं अपने स्लाइड पे, ठीक है। तो ये रहा आज का न्यूज़पेपर। तो सबसे पहले हम आपको देखेंगे कि न्यू नालंदा, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो र्यून्स ऑफ एंशिएंट यूनिवर्सिटी नालंदा में जाके घूमे और वो बोले कि जो नालंदा रहा है वो पेरेनियल फ्लो ऑफ नॉलेज रहा है और हम इसको फिर से बनाएंगे। इंडिया का आइडेंटिटी रहा है कि पेरेनियल फ्लो ऑफ नॉलेज के लिए, तो इट शुड बी सेंटर ऑफ द इंडियाज आइडेंटिटी की नॉलेज, इंडिया नॉलेज के लिए ही जाना जाए, ये सब बोले हैं। उसके बाद ये न्यू कैंपस राइजेज एट द एंशिएंट साइट द स्टोरी ऑफ नालंदा। आपके कल वाले लेक्चर में, कल वाले न्यूज़पेपर एनालिसिस में नालंदा से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, सारा कुछ डिस्कस कर लिया गया है। तो अगर आज हम फिर से डिस्कस करेंगे तो आपका टाइम जाएगा। तो बेहतर है कि जो नहीं देखें आज का वो कल का देख ले। मे भी आप उसको 2x पे देख लें, 1.5x पे देख लें, लेकिन देख लें, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फैक्चुअल न्यूज़ है, एग्ज़ाम में आने का जो है, आर्ट एंड कल्चर में आने का है, वो आ जाएगा। तो आज हम इसको डिस्कस नहीं करें, सेम चीज़ लिखा हुआ है। आपसे एक सवाल भले ही पूछ के जा रहे हैं कि आप ये बताइए कि जो एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी बनाया गया था वो किसने बनवाया था, हु बिल्ट, एंड उसको डिस्ट्रॉय कौन किया था। ये दोनों सवाल को आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि एक है हमारा कि इनइक्वालिटी पे, कि कल ही हमारा जो आया है वो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आया है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स होता क्या है ये आपको बताएंगे और कौन इंस्टीट्यूट लाता है। तो उसके लिए हम ना लिखना ना पड़े, लिखने में क्या है कि हम जल्दी जल्दी में ना ठीक से लिख नहीं पाते हैं। तो बहुत बच्चे बोल रहे थे कि लिखा हुआ होना चाहिए, तो इसलिए हम पहले से लिख के ले आए और बाकी जो इंपॉर्टेंट है हम लिखेंगे। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करके एक इंस्टीट्यूट है, वो क्या है, कोई गवर्नमेंटल बॉडी नहीं है, वो जस्ट लाइक आवर नीति आयोग कि वो एक थिंक टैंक है, नॉन गवर्नमेंटल एडवोकेसी बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी है जो कि पूरी दुनिया के लिए काम करती है, सोचती है, थिंक टैंक है। और वो कब बना था, वो बना था 24 जनवरी 1971 को। उसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और ये एनुअल मीटिंग आप लोग सुने हुए, दावोस का मीटिंग हमेशा मोदी जी जाते हैं हर साल अटेंड करने। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, यहाँ के जो भी बड़े बिजनेसमैन हैं वो जाते हैं उसको अटेंड करने स्विट्जरलैंड में, दावोस में। तो वो जो दावोस का मीटिंग होता है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ही होता है। और यही जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वही जो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स लाती है। उसमें ये बताया जाता है, आगे हम आपको बताएंगे इसके बारे में, कि इसमें कौन कौन सा पैरामीटर पे लिया जाता है और किस बेसिस पर रैंक किया जाता है देश को, ठीक है। और इसके फाउंडर कौन है, बस जस्ट फॉर अ ट्रिवियल नॉलेज, क्लाउस स्क्वाब, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, वो जर्मन लोग हैं, ये जर्मन है और ये जर्मन मैकेनिकल इंजीनियर और इकोनॉमिस्ट है। उन्होंने शुरू किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि हमको पता होना चाहिए कि एग्जाम में सीधा सीधा पूछेगा ग्लोबल जेंडर गैप, या तो रैंकिंग पूछेगा इंडिया का, या तो कि ये रिपोर्ट जो है कौन पब्लिश करता है, तो वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करती है। और ये क्या है, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और थिंक टैंक है, और हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में। और ये याद रखना दावोस को, कि दावोस का जो एनुअल मीटिंग होता है इकोनॉमी पे, डेवलपमेंट पे, वो कौन करवाती है, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करवाती है। अब आगे आपके लिए समराइज करके लाए हैं, उसको हम आपको डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये क्या कहा गया है कि 2024 का जो एडिशन है ग्लोबल जेंडर गैप का, उसमें इंडिया का रैंक 129 आया। कितना में, 146 कंट्रीज़ में। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 146 कंट्रीज़ में हमारा रैंक 129 है। इसका मतलब हमारा जो रैंकिंग है वो अच्छा नहीं है, मतलब कि हम लोग नीचे से टॉप करना शुरू कर दिए हैं, बॉटम 20 नेशंस ग्लोबली। डिस्पाइट सम इंप्रूवमेंट्स, इंडियाज ओवरऑल जेंडर पैरिटी रिमेन्स लो, पर्टिकुलरली इन व्हाट, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में। कि हम लोग इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, आपको नाम से ही पता चला कि जेंडर गैप की बात आएगा तो मेल और फीमेल की बात किया जाएगा, कि दोनों का, अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर हम बात कर रहे हैं तो मेल और फीमेल का पार्टिसिपेशन क्या है, क्या हम इक्वली उनको
ट्रीट कर रहे हैं, बराबर का उनको भागीदारी दे रहे हैं, तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में क्या बताया गया इस रिपोर्ट में, इस इंडेक्स में, कि हमारा जो इंडिया का पैरिटी है वो क्या है, हमेशा की तरह लो ही है, विच इज़ 129/146 कंट्रीज़ में। सो आपको याद क्या रखना है, 129 हमारा रैंक आया है। ये रिपोर्ट कौन देती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा, राइट। और ये दावोस एनुअल मीटिंग करवाती है इकोनॉमी पे। आगे बात करते हैं कि ये आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है वो 2006 से शुरू किया गया। आपको पता है क्या कि हमारा जो 1971 में क्या बन गया, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बट दिस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, कब से शुरू हो गया, 2006 से। ये मेजर क्या करता है, जेंडर गैप, है ना। जेंडर गैप मतलब कि मेल और फीमेल, अगर कोई इंस्टीट्यूट है उसमें मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, अगर कोई काम हो रहा है उसमें मेल का पार्टिसिपेशन कितना और फीमेल का पार्टिसिपेशन क्या है ना, उनको कितना फ्रीडम मिलता है, कितना भागीदारी है, वो देखा जाता है। तो मेनली ये 4 पैरामीटर पे, सब इंडाइसिस पे मेजर किया जाता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस में लिखने के लिए। जब भी आपको विमेन एम्पावरमेंट की बात आएगी, जब भी विमेंस के बारे में लिखना होगा, पार्टिसिपेशन के बारे में लिखना होगा, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है उसमें ये लिखना कि किस किस टॉपिक पे क्या सब इंडाइसिस है। तो वह इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, कि इकोनॉमी में हम कितना उनको पार्टिसिपेट करने दे रहे हैं और कितना अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ठीक है। एजुकेशन उनको कितना लिया जा रहा है, जैसे अगर 100 बच्चे में 60 बच्चे ग्रेजुएट हैं तो उनमें फीमेल 40 हुई, मतलब क्या कि पार्टिसिपेशन रेशियो क्या है हमारा, कम है। हेल्थ और सर्वाइवल, कि अगर बच्चे पैदा ले रहे हैं, चाइल्ड 1000 बच्चे पैदा लिए तो उसमें कितने बच्चे, कितने मेल चाइल्ड और कितने फीमेल चाइल्ड का सर्वाइवल क्या, उनका हेल्थ क्या है, ठीक है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, कि हमारे देश में अगर 100 MLA या MP या जो भी इलेक्टेड हैं, या पंचायती मुखिया की बात कर लिया, जो भी पंचायती राज में जो भी सिलेक्शन हो रहा है या ऑफिसर्स बन रहे हैं, उनमें क्या उनका पार्टिसिपेशन है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट क्या है, हम उनको चूज कर रहे हैं या नहीं। तो वो क्या बता रहा है कि इंडिया का लो रैंकिंग रिफ्लेक्ट क्या, कि परसिस्टेंट जेंडर डिस्पैरिटी डिस्पाइट इंप्रूवमेंट इन सर्टेन एरिया। हम लोग सर्टेन एरिया में डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारा जो रैंकिंग है वो लो, ये दिखाता है कि हमारा जेंडर डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इंडेक्स इज ए टूल टू ट्रैक चेंजेस इन जेंडर गैप। ये इंडेक्स क्यों दिया जाता है, ताकि आपको पता तो चले ना कि कहाँ कमी हो रही है, कहाँ दिक्कत हो रहा है, कहाँ आपको इंप्रूव करना है, इसके लिए, है ना। जनरली इंडेक्स लाने का क्या फ़ायदा है, इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, इतने लोग क्यों इस पे काम कर रहे हैं, ताकि जेंडर गैप के में जहाँ जो चेंज करने का जरूरत है, क्रॉस कंट्री फोकसिंग ऑन पोजीशन ऑफ वीमेन रिलेटिव टू मेन। अब हमारे एग्जाम के लिए, BPSC के लिए क्या रिलेवेंट है इसमें, तो जब भी बात सोशल इशू की आएगी वहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड समझना ये कि जेंडर डिस्पैरिटी क्या होता है, क्रूशियल फॉर एड्रेसिंग सोशल इश्यूज, फॉर्मुलेटिंग इंक्लूसिव पॉलिसीज़, है ना। जनरली देखा जाता है अपने घरों में कि जो बच्चे होते हैं, अगर हमारे फादर अर्निंग है और मदर हमारी हाउस वाइफ है, तो बच्चे भी ना प्रीफर करते हैं फादर को इंस्टेड ऑफ मदर, सिर्फ इसलिए कि वो फीमेल हैं और वो काम नहीं कर रही हैं, जबकि काम वो उनसे ज़्यादा होता है। तो जब घर में ये होता है तो बाहर देश में तो बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी होता है ना। तो अपना माइंडसेट को बदलिए, सोशल इशू जो सोशल डोगमा है उसको चेंज करना पड़ेगा। दूसरा करंट अफेयर में आएगा कि इंडेक्स और इंडिया रैंकिंग पूछ देगा, है ना। ऑनगोइंग एफर्ट, चैलेंजिंग अचीविंग जेंडर इक्वालिटी मेंस के लिए, और आपसे सीधा सीधा तो प्रीलिम्स में यही पूछ देगा कि जेंडर गैप में हमारा इंडिया का रैंक क्या है, ठीक है। पब्लिक पॉलिसी, जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे तो आपको पब्लिक पॉलिसी करना पड़ेगा, तो नॉलेज होना चाहिए कि कौन कौन से इंडाइसेस पे कितना गैप है, इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, इंप्रूव कैसे करेंगे, पब्लिक पॉलिसी उसी पे डिपेंड करेगा, है ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात आएगी, वहाँ भी आएगा, ठीक है। और ऐसे पेपर में जहाँ भी डेटा, इसका डेटा फैक्ट यूज कर सकते हैं, इसका डायमेंशन यूज कर सकते हैं, कहाँ, जहाँ भी वीमेन के बारे में लिखना होगा, बात करना होगा, वीमेन एम्पावरमेंट की बात करना होगा, अगर पूछ दिया जाए कि हमारे कहाँ पिछड़ा रहा है, हमारा सोसाइटी कहाँ पीछे हो जा रहा है, वहाँ आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब बॉडी में क्या लिखेंगे हम, बॉडी में देखते हैं क्या कि पहले ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स क्या है, डिटेल, रैंकिंग और सब इंडाइसेस आपको पहले ही बता दिया कि 129 रैंक है 146 में, है ना। और ये 4 सब इंडाइसेस पे काम करता है पार्टिसिपेशन पे, है ना, मेजरिंग इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, अटेनमेंट, हेल्थ, सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट एक्सेट्रा। जेंडर गैप हाईलाइटिंग द पोजीशन ऑफ वीमेन रिलेटिव टू मेन रादर देन देयर एब्सोल्यूट पोजीशन। अब इंडिया का परफॉर्मेंस क्या रहा है सब इंडाइसेस में, वो आपको बताते रहे हैं। तो हेल्थ और सर्वाइवल में देखेंगे तो इंडिया हैज क्लोज 95.1% ऑफ द मेल फीमेल गैप इन हेल्थ एंड सर्वाइवल, रैंकिंग 142nd ग्लोबली, है ना। पहले तो आपको क्या बताया कि 129 ना, ये सबको मिला के हमारा रैंक आया है, लेकिन जो 4 सब इंडाइसेस है उसमें हेल्थ और सर्वाइवल में देखेंगे तो इंडिया जो है बहुत ही नज़दीक है 95.1% हेल्थ और सर्वाइवल में मामले में, और हमारे पूरे वर्ल्ड में 142 रैंक आया है,
ठीक है। एजुकेशनल अटेनमेंट की बात करेंगे तो 96.4%, इट मीन दैट 100 में 96.4% ऐसे हैं जो जेंडर गैप में बराबर उनको एक ये एजुकेशन अटेनमेंट दिया जा रहा है, वेरी क्लोज टू। और हमारा रैंक क्या है? 112। अगर हम इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की बात करेंगे तो इंडिया का स्कोर 39.8% है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में, और रैंक हमारा 142nd हो जाता है, रिफ्लेक्टिंग द सिग्निफिकेंट जेंडर गैप इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, है ना, मैनेजरियल पोजीशन एंड वेज पैरिटी। अब आपको पूछेंगे व्हाट इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, कि अगर कहीं एक साइट पे काम हो रहा है तो लेबर हैं तो उसमें कितनी मेल हैं और कितने फीमेल हैं, वो होता है कि उनका पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में। मैनेजरियल पोस्ट में कि कितने मैनेजर हैं, उसमें कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं। वेज पैरिटी में कि उनको पैसा मिल रहा है तो अगर एक मेल और एक फीमेल वर्कर हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है, कि बाय द वे इनका जो सीटीसी है वो 10 लाख का है तो इनका सीटीसी कितने का, अगर इनका भी 10 लाख का है तो दोनों क्या है, यहाँ हमारा जो पार्टिसिपेशन वो क्या होगा, बराबर आएगा। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। अब हम पॉलिटिकल इंपावरमेंट की बात करेंगे तो हमारा 25% 1% जेंडर गैप है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में, विच इज़ क्लोज्ड। एंड इंडिया का रैंक जो है 65th है ग्लोबली। दिस इज द डिक्लाइन फ्रॉम 2021 में 51 था हमारा रैंक। अब हम अपने कंपेरिजन किससे करेंगे? सबसे पहले तो अपना घर के अगल बगल से ही करेंगे ना। आप अपने पड़ोसी से देखेंगे ना कि पड़ोसी के घर में अगर कार आ गया तो मेरे घर में क्यों नहीं है, पड़ोसी का घर का वो जो फ्लोर है वो 2 से 3 हो गया तो हमारा भी होना चाहिए। तो वैसे ही अपने साउथ ईस्ट एरिया में देखेंगे तो साउथ एशिया जो है वो 7th आउट ऑफ 8 रीजनली ग्लोबली, और इंडिया का रैंक जो है 5th आया विद इन द रीजन, और बांग्लादेश जो है लीड कर रहा है रीजन में 99th पोजीशन ग्लोबली। ठीक है। इकोनॉमिक इंपैक्ट और जेंडर गैप में देखेंगे क्या, इकोनॉमिकल कॉस्ट है कि जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सिग्निफिकेंटली हिंडर इकोनॉमिकल ग्रोथ, है ना। अगर हम जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, फीमेल है तो उनको हम कम अपॉर्चुनिटी देंगे तो वो क्या होगा, हमारा जो है वो कमेगा पार्टिसिपेशन रेशियो। ठीक है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, आपको नोट्स दे दिया जाएगा। नीड फॉर सोसाइटल पॉलिसी चेंज में क्या है कि हमको मेन स्ट्रीम करना पड़ेगा जेंडर इक्वालिटी को, गांव तक ये बताना पड़ेगा। सब घर घर में आपको ये पता होना चाहिए कि जेंडर इक्वालिटी को मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि अगर कोई फीमेल है इसका मतलब ये नहीं कि उनको पार्टिसिपेशन नहीं मिलना चाहिए, उनको बराबरी का हक मिलना चाहिए, है ना। हम इंपावरमेंट और इंक्लूजन की बात करेंगे। अब पॉलिसी और सोसाइटी में क्या इंप्लीमेंटेशन होता है कि पॉलिसी रिकमेंडेशन में कि पॉलिसी मेकर्स शुड फोकस ऑन क्लोजिंग जेंडर गैप through targeted initiative on education, health, economic participation, political empowerment, etc., and continuous monitoring and reporting on gender parity, and can guide effective interventions। और societal changes में क्या करना पड़ेगा कि society का जो attitude है towards women must shift to support their independence and decision making capacities, right? Gender equality should also involve both men and women to create a more inclusive society। अब आपको एक बस मोरल बात बता रहे हैं कि चेंज कैसे होगा। जैसे हम और आप जो यूथ हैं, अगर आप अपनी बहन, अपनी दोस्त जो भी है उनको बराबरी का हक देना शुरू कर देंगे तो वो पिछला जनरेशन, जब वो तो चला ही जाना है ना आज न कल, तो अगर हम आज से शुरू करेंगे ना तो ये बदल जाएगा। तो अपना एटीट्यूड थोड़ा बदलिए सोसाइटी के टुवर्ड्स, वीमेन के टुवर्ड्स, और उनको बराबरी का हक दीजिए। उनका डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी पे ना थोड़ा भरोसा करिए। अगर हम भी कोई डिसीजन ले रहे हैं तो हमेशा डिसीजन सही नहीं लेते हैं, और आप सीखते कब हैं, जब गलती करते हैं, तो उन्हें भी गलती करने का मौका मिलना चाहिए, उन्हें भी गलती करने दीजिए, राइट। ये कंक्लूजन है, पढ़ लीजिएगा, बाकी सब उसी का जीस्ट है। अब आते हैं हम एमएसपी पे, है ना, कि गवर्नमेंट हाइक्स पैडी एमएसपी वाई 1172 टू 2300 पर क्विंटल। अब ये हेडलाइन को समझने के लिए ना आपको एमएसपी क्या होता है वो समझना पड़ेगा। तो एमएसपी क्या होता है ना, हम आपको वो बता दे रहे हैं। एमएसपी का फुल फॉर्म होता है पहले क्या कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जैसा कि वो नाम से ही बता रहा है कि किसी चीज़ को मिनिमम सपोर्ट किया जा रहा है, कैसे, प्राइस के हिसाब से। अब ये लाता कौन है, रिकमेंड कौन करता है, एक CACP करके इंस्टीट्यूट है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, है ना। और वो क्या है, क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है? नहीं। क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं। वो एक एपेक्स बॉडी है, जस्ट ए बॉडी है जो क्या करती है, कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के अंदर एक बॉडी है जो क्या करती है, रिकमेंड करती है गवर्नमेंट को कि किस किस ग्रेन पे, किस किस कमोडिटी पे हमको मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना है। अब बात करेंगे कि इसका ये कैसे दिया जाता है। तो हम ना साल भर में 2 बार लाते हैं एमएसपी किसी भी चीज़ का, ठीक है। इसका एग्रीकल्चर क्रॉप ईयर जो होता है 1 जुलाई से 30 जून तक का एक इसका एग्रीकल्चर ईयर होता है, ठीक है। और मार्केटिंग सीजन होता है खरीफ क्रॉप का 1 अक्टूबर से, ठीक है। और मार्केटिंग सीजन जो होता है वो 1 अप्रैल से होता है, ठीक है, मार्केटिंग सीजन। सो रबी और खरीफ के लिए हम अलग अलग लाते हैं। इसमें हम CACP जो है 23 कमोडिटी पे रिकमेंड करती है क्या, एमएसपी के लिए।
जिसमें से सीरियल्स, इसको हम 4 भाग में बांटते हैं, सीरियल्स, पल्सेस, वाइल्ड सीड एंड कॉमर्शियल क्रॉप। मतलब मोटे अनाज, दाल मतलब दलहन फसल, वाइल्ड सीड मतलब तिलहन फसल, और कॉमर्शियल क्रॉप जो कि डायरेक्टली मार्केट में जाके आप उसको कैश में ट्रांसफर करवा सकते हैं, ठीक है। तो सीरियल्स में 7 रखा गया, क्या क्या? पैडी, वीट, मेज, सोरगम, पर्ल मिलेट, बार्ले और रागी। सोरगम क्या, ये सब, ये तीनों क्या, ये चारों क्या, मिलेट है। और आपको पता है धान, गेहूँ और मक्का, ये तीनों तो आपको याद रह जाएगा। पल्सेस की बात करेंगे तो चिकपी, तूर, मूंग, उड़द और लेंटिल। वाइल्ड सीड तिलहन में पीनट्स, रेप सीड्स, सोयाबीन, सीसेम, सनफ्लावर, साफ्लावर और नाइजर सीड्स। और कमर्शियल क्रॉप में बात करेंगे तो कोपरा, शुगर केन, कॉटन और रॉ जूट, ठीक है। ये 23 कॉमोडिटी। तो हमारे एग्जाम के लिए क्या जरूरी है कि कितने कॉमोडिटी पे एमएसपी मिलता है? 23 कॉमोडिटी पे। एमएसपी के बारे में रिकमेंड कौन करता है? सीएसीपी, है ना। किसको? ये सीएसीपी कौन सा, किस तरह का बॉडी है? स्टैट्यूटरी है? नहीं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल है? नहीं। क्या है? जस्ट एन एपेक्स बॉडी है। और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है। इसका जो एग्रीकल्चर क्रॉप ईयर क्या होता है? 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक होता है, ठीक है। इसे ज़्यादा जानने का आपको ज़रूरत इसमें है नहीं। बाकी अब आपको समझ में आ गया कि जो पर क्विंटल है धान पे, पैडी पे, एमएसपी गवर्नमेंट बढ़ा दिया कितना? 117 रुपया, और वो कितना हो गया? 2300 रुपया में। तो वही इसमें पढ़ा हुआ है, एक बार पढ़ लीजिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट वेडनेसडे रेज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द पैडी बाई 5.35% का क्या कर दिया है? इजाफा कर दिया गया उसके प्राइस में, एमएसपी में। और 2300 पर क्विंटल फॉर सीजन। देखिए इसमें लिखा हुआ है ना कि पर क्विंटल फॉर 2024 टू 2025 खरीफ मार्केटिंग सीजन, है ना। आपको क्या बताया अभी कि इसका मार्केटिंग सीजन होता है, ठीक है। क्या बताया था आपको? मार्केटिंग सीजन फॉर खरीफ का 1 अक्टूबर से शुरू होता है, और मार्केटिंग सीजन फॉर राबी का कब से होता है? 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल फॉर मार्केटिंग सीजन किसके लिए? रबी क्रॉप्स के लिए, रबी क्रॉप्स के लिए। और 1 अक्टूबर जो है वो किसके लिए? खरीफ क्रॉप्स के लिए मार्केटिंग सीजन होता है, खरीफ क्रॉप्स के लिए। तो अभी खरीफ क्रॉप्स के लिए क्या हुआ? रेट बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, जो भी इसमें ये टेक्निकल वर्ड्स था वो आपको समझा दिए, समझ में आ जाएगा, राइट। आगे चलते हैं। आगे आपको पता है कि अभी बहुत गर्मी पड़ रहा है, एग्जाम में भी पूछ दिया जाए कभी कुछ, या फिर जस्ट आपके अगल बगल जो इन्वायरमेंट में रहते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि हीट स्ट्रोक क्या होता है। तो क्या बोला है कि इट अकर्स व्हेन द बॉडी इज नो लॉन्गर एबल टू कंट्रोल राइजिंग टेम्परेचर एंड स्वेटिंग मैकेनिज्म। आपका जो बॉडी है वो टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या है ना, फेल कर जाता है। कि वो जो स्वेटिंग मैकेनिज्म है वो क्या होता है, इवोपरेशन होता है, इससे बॉडी आपका ठंडा होता है, वो मैकेनिज्म ना वो बंद कर देता है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, विच यूजुअली हेल्प्स इट कूल डाउन, जो कि क्या हो जाता है, फेल कर जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, हीट स्ट्रोक आना आदमी में। जब आपको बहुत गर्मी में है, आपको पसीना नहीं आ रहा, मतलब आपको हीट स्ट्रोक लग गया है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए। तो उसमें क्या क्या साइंस है कि नॉजिया और आपको वोमिटिंग लगेगा, हेडक होगा आपको, रैपिड पल्स, एक्सट्रीम थ्रस्ट, ड्राई एंड स्वेलिंग टंग, है ना, फीलिंग डिसऑरिएंटेड, डिजीनेस होगा आपको, डिलीरियस होगा, स्लर्ड स्पीच होगा, बोलने में आप लड़खड़ाने लगेंगे, है ना, सीजर्स या कोमा होगा, पॉसिबल स्वेटिंग, स्किन में फील डिप्सिटली कूल्ड, बॉडी टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तो आप डॉक्टर के पास जाइए, जल्दी जल्दी उसको शरीर को अपने कपड़ा से पोंछ लीजिए। तो वो दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट ने कुछ गाइडलाइन किया है कि अगर प्यास नहीं भी लगा रहे तो पानी पीते रहिए, हो सके तो ORS, है ना, लस्सी, तोरानी, क्या होता है, राइस वाटर जिसको हम लोग माड़ बोलते हैं, है ना, लेमन वाटर, वाटर मिल्क एक्सेट्रा। आप हाइड्रेटेड रहिए बॉडी को, है ना। वियर लाइट वेट कपड़ा, है ना, लाइट कलर्ड कपड़ा, ताकि आप डार्क कपड़ा पहनेंगे तो आपको क्या है, वो सनरी को ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा। पोरस कॉटन क्लॉथ पहनिए, प्रोटेक्टिव गोगल्स, अम्ब्रेला, हैट, शूज, चप्पल एक्सेट्रा। ये सब आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ताकि आपको पता रहे कि जब भी आप धूप में निकलने लगे तो आपको ये सब लेके चलें, ठीक है। अब आते हैं, आपसे कल हम पूछे थे कि एक टेक्नोलॉजी बताइए जो कोलिजन टेक्नोलॉजी है इंडियन रेलवे का। तो बहुत कम लोगों ने कमेंट किया था, जस्ट 1-2 बच्चे ने जो हैं उन्होंने कमेंट किया था कवच। आप लोग पार्टिसिपेट किया करिए थोड़ा, है ना। पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा हमको पढ़ाने में भी और आपको पढ़ने में भी, ठीक है। थोड़ा मेहनत करिए, थोड़ा रिसर्च करिए, थोड़ा खोलिए अगर कुछ पूछे हैं। हर कुछ पूछने का एक ये होता है, रीज़न है कि क्यों हम आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। आपको बोले थे कि कल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कवच के बारे में हम लोग देखेंगे, कवच क्या होता है। ये इसमें बोला जा रहा है कि कवच आने में बहुत समय लग जाएगा, अभी 2 रूट पे ही शुरू किया गया है। तो कवच का वेट ना करते हुए हम लोग कुछ और उपाय करना चाहिए, ह्यूमन एरर को कम करना चाहिए, उसके बारे में बात हुआ, जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि कवच टेक्नोलॉजी है क्या, राइट। तो कवच के बारे में आपको बताते हैं ये क्या है। ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन है ये टेक्नोलॉजी। क्या है? ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, इसको क्या बोलते हैं, ATP, ठीक है। और ये कौन बनाया है? ये बनाया है रिसर्च
डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, रेलवे का है रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये क्या है, ये है एक ट्रेन कोलिजन एडवांस एडवांस्ड सिस्टम, राइट। इसको बोलते हैं TCAS। कहीं ये वर्ड मिल जाए TCS तो घबराना नहीं है, उसका मतलब क्या होता है, ट्रेन कोलिजन एडवांस सिस्टम, ठीक है। ये शुरू कब किया था, गया था 2012 में, इसके बारे में इस पर काम करना शुरू हुआ था, और ये कब जाके रेडी हो गया, 2022 में। बोला जाता है कि कवच जो है पूरे दुनिया का सबसे सस्ता चीपेस्ट ATP सिस्टम है, ठीक है। बोला जाता है ये चीपेस्ट है। चीपेस्ट कहने का मतलब कितना लगता है, 50 लाख रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से। 1 लाख में अगर कवच के अंदर कवर किया जाएगा तो उसमें 50 लाख लगता है। अब बोलेंगे तो सस्ता नहीं है, तो बहुत महंगा है। तो सस्ता कैसे कह रहे हैं, सस्ता कब कह रहे हैं, जब हम बाहर दुनिया USA यूरोप का जो है TCS सिस्टम, ट्रेन कोलिजन एडवांस सिस्टम, उसमें कितना लगता है, 2 करोड़ पर किलोमीटर के हिसाब से लगता है, ठीक है। कि 1 किलोमीटर का ये ट्रेन कोलिजन एडवांस सिस्टम बनाने के लिए उसमें 2 करोड़ खर्च होता है, और हम कितना कर ले रहे हैं, 50 लाख में। मतलब कि इसमें 1 किलोमीटर में हम 4 किलोमीटर बना देंगे, है ना, 5 और 20, है ना। तो इसलिए ये सबसे सस्ता। अब हम बात करते हैं इसका टेक्नोलॉजी पे, कि कौन से टेक्नोलॉजी पे ये काम करता है। तो अगर हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी पे, तो आप लोग बहुत ही फेमस टेक्नोलॉजी सुनेंगे, RFID, ठीक है। RFID क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन। आपको पता होना चाहिए कि RFID जो है, चलिए एक सवाल आपसे पूछते हैं कि बहुत ही ज़्यादा एक फेमस टेक्नोलॉजी है, वहाँ भी RFID यूज होता है, जो कि आपकी गाड़ियों में लगा रहता है। टोल टैक्स तो क्या ही पूछे, बता ही दे रहे हैं। आपके गाड़ी में जो छोटा सा वो स्टिकर लगा रहता है, उसमें वो कौन सा काम होता है, RFID। आप कहीं मॉल में जाते हैं तो कपड़ों के पीछे भी लगा रहता है RFID, कि कभी कभी क्या करेंगे आप, बिना बिल पे हुए जब निकलेंगे तो वो स्कैन कर लेगा और वहाँ पे एक आवाज़ आने लगेगा, जिससे पता चलेगा कि आप बिना बिल पे किए हुए जा रहे हैं। तो वो जो RFID, उसमें एक छोटा सा ऐसा सेंसर लगा होता है जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू काम करता है, ठीक है। तो इस पे काम करता है RFID टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। RFID रीडर, इसमें क्या क्या लगा होता है, इसमें RFID रीडर लगा रहेगा, कंप्यूटर लगा रहेगा, है ना, ब्रेक इंटरफेस इक्विपमेंट होता है, रेडियो इंफ्रास्ट्रक्चर, टावर, मॉडेम, ये सब एटसेट्रा। इसमें एक ये काम किस पे करता है, UHF, है ना, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, जो कितना हर्ट्ज पे काम करता है, 300 मेगाहर्ट्ज से लेके 3 गीगाहर्ट्ज तक के लिए काम करता है ये UHF पे, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। और दूसरा GSM, आप लोग को फ़ोन में भी पता होगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। जो 2G नेटवर्क होता है ना, उसी को GSM नेटवर्क बोलते हैं, है ना, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। तो 2G नेटवर्क, और इसमें UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, कौन सा, RFID, ठीक है। और अब बात करेंगे, थोड़ा सा ट्रिविया बता दें कि ये 2G जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था, वो डिजाइन बाई ETSI, यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा ये लाया गया था, ठीक है। तो RFID से ज़्यादा जानने का जरूरत नहीं है, आपको भी बता भी दिए कि गाड़ी में जो हमारा फास्टैग लगा होता है वो भी किस टेक्नोलॉजी पे काम करती है, RFID पे काम करती है। बहुत सारे मॉल में जो फ्रेंचाइजीज होते हैं, उस कपड़ों के पीछे भी क्या लगा होता है, RFID लगा होता है। ये किस पे काम करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पे काम करता है। आपको बता दी कवच को डिजाइन कौन किया था, RDSO, है ना, रिसर्च डेवलपमेंट स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन है, ठीक है, ट्रेन कोलिजन एडवांस सिस्टम है, और ये 2022 में रेडी हो गया और सबसे चीपेस्ट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे में आपको देखिए फिर से इजराइल का रफा रीजन के बारे में बता दिए हैं, आपको कल डिटेल में मैप बता दिए थे। और चाइना का जो है लिंक प्रोजेक्ट है, जो साउथ ईस्ट एशिया के बारे में वो अपना एक क्रॉस बना रहा है, रेल लिंक बना रहा है, तो वो आपको मैप पे हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंडिया का नेबरिंग कंट्री है, वो हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये हमारा भारत है, ये बगल में पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ठीक है। ये चाइना, नेपाल, भूटान, ये बांग्लादेश, ये म्यांमार, ठीक है। और ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का रीजन हो गया। नॉर्थ ईस्ट में याद करने का तरीका क्या है, ये अरुणाचल हो गया, ये आसाम हो गया, और ये नमामि, है ना, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, सॉरी, ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। आपको ये याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए, नहीं तो फिर गलत बात है ये कि आपको अपने देश के बारे में पता नहीं है, ठीक है। तो ये म्यांमार हो गया। अब हम आते हैं, अब आप देखेंगे कि कुछ बच्चों को दिक्कत होता है कि साउथ एशिया किसको बोलते हैं, साउथ ईस्ट एशिया किसको बोलते हैं, है ना। तो आप ऐसे मैप जब भी हो तो ऐसे लाइन खींच लीजिए, इसको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए इंडिया ये है, ठीक है। तो इंडिया किस में आ गया, साउथ में, और ये साउथ ईस्ट मतलब ये एरिया हो गया। तो ये एरिया की बात कर रहे हैं हम। तो बर्मा, जिसको म्यांमार बोलते हैं, ये थाईलैंड है, ये वियतनाम है, ये चाइना है, ये कंबोडिया है, और ये आप देख रहे हो कि एक रिवर आ रही है, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सी रिवर है, रिवर का नाम बताइए,
ठीक है, नेम द रिवर। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कौन सी रिवर बहुत ही फेमस रिवर है। ठीक है, हालांकि इसमें एक हिंट भी लिखा हुआ है, जो लोग समझेंगे वो समझेंगे। अब आपको वर्ल्ड मैप पे दिखाते हैं, ये हम आपको दुनिया में घुमा रहे हैं। ये आ गए हम इंडिया पे, ये है चाइना। अब चाइना कहाँ करना चाह रहा है? चाइना का जो है वो जो रेल लिंक है वो कहाँ बनाना चाह रहा है? वो मलेशिया से बनाना चाह रहा है, यहाँ पे। अब मलेशिया जो है वो 2 आइलैंड पे है, एक ये आइलैंड और एक ये आइलैंड। ठीक है, तो वो चाइना जो है वो यहाँ से रेल लिंक यहाँ तक लाना चाह रहा है। ठीक है, तो वो क्यों लाना चाह रहा है? वो अभी तो उसका प्लान है, जब वो आ जाएगा तो डिस्कस किया जाएगा कि सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या है ना, उसका मोटिव क्या है, इकोनॉमी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना क्या है कि इंडिया से कैसे अफेक्ट करेगा। मैप पे आपको ध्यान रखना है कि सबका जगह क्या है। ये चाइना हो गया, ठीक है, चाइना के बगल में ये म्यांमार हो गया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, और ये मलेशिया, सुमात्रा, इंडोनेशिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट यही है और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी आज के न्यूज़पेपर में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस। राइट, आप लोग से जो भी सवाल पूछा गया वो बताइए, बाकी फिर मिलेंगे कल के डिस्कशन में। थैंक यू सो मच।